गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल तक हमने पढ़ा था जिम्मेदारी और पिटने का भय। लेखक को दोनों बुरी तरह से परेशान कर रहे थे। एक तरफ जिम्मेदारी थी, चिट्ठियां मक्खनपुर तक डाकखाने में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, और दूसरा भाई के मार का डर पड़ रहा था। इस तरह से उनके सामने दुधारी तलवार खड़ी थी, मतलब तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी तलवार का मतलब दोनों तरफ से मरण थी उनकी। इधर यदि कुछ काम करते हैं तो उधर भी परेशानी थी, और इधर यदि नहीं करते हैं, चिट्ठियां नहीं डालकर आते हैं तो भी तकलीफ थी, और मक्खनपुर नहीं जाकर डाकखाने में डालेंगे तो भी दिक्कत थी, और वापस घर ऐसे ही चले जाते हैं तो झूठ भी नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उनको झूठ बोलना पसंद नहीं था। उस समय लेखक की उम्र सिर्फ 11 साल की थी और उनका छोटा भाई 8 साल का था। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम 12 नंबर पेज निकालो। दृढ़ संकल्प से दुनिया की बेड़ियां कट जाती हैं, मेरी दुविधा भी दूर हो गई। पाठ दूसरा, स्मृति पुनरावृत्ति। दृढ़ संकल्प यदि हमारे दिल में आ गया तो दुविधा की बेड़ियां कट जाती। दुविधा मतलब कुछ भी सोच पाने की स्थिति नहीं होना, मतलब ये करूं या ये करूं, उसको बोलते हैं दुविधा। असमंजस की स्थिति होती है कि मैं ये करूंगा तो क्या होने वाला है, और ये करूंगा तो क्या होने वाला है, अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा, दोनों का परिणाम क्या हो सकता है। तो कुछ भी समझ में नहीं आने की स्थिति होती है, उसको बोलते हैं दुविधा। तो यह दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। लेकिन जब हम दृढ़ संकल्प करके किसी एक निश्चय पर पहुंच जाते हैं, किसी एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो हमारी जो दुविधा होती है उसके अंदर हम जब जकड़े हुए होते हैं, उस बेड़ियों का मतलब होता है साकल, है ना, बेड़िया ने साकल या जंजीर। तो उसमें जब हम जकड़े हुए रहते हैं, तो यदि हमने दृढ़ संकल्प कर लिया किसी बात का कि हमको यही करना है, और निश्चित रूप से निर्णय ले लिया कि हमको अब कुछ भी हो जाए यही करके रखना है, तो सारी दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। मेरी दुविधा कैसे दूर हो गई? कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय कर लिया। अब उन्होंने क्या दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुएं में जाकर मुझे चिट्ठियां निकालना ही है। इस तरह से उन्होंने अपनी दुविधा को खत्म करके दृढ़ संकल्प किया, निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया कि अब मुझे कुएं में उतरकर ही चिट्ठियां निकालनी पड़ेगी। कितना भयंकर निर्णय था, और ये निर्णय जो था उनका बहुत भयंकर था, क्योंकि सांप से लड़ना था, सांप से 2-4 हाथ होना था उनके। तो सांप के सामने जाना, और वो भी जहरीला सांप फन फैलाकर नीचे बैठा हुआ था, और 11 साल की उम्र थी उनकी। इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं थी इतने बड़े सांप का मुकाबला कर सकने में वो सक्षम हो, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी उनके साथ, और चिट्ठियां पहुंचाना उनका बहुत जरूरी था। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब भैया के मार से अच्छा तो चिट्ठियां ही नीचे से निकाल ली जाए। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, जो मरने को तैयार हो उसे क्या करना है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता, इसको चाहे मूर्खता कहो या बुद्धिमत्ता कहो, दोनों में से एक कुछ भी कह सकते हो। अर्पित, आप इधर आ जाओ, इधर या इधर। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट करना, फिर से पुनः आवृत्ति, किसी चीज की पुनः आवृत्ति करना, उसको दूसरी बार दोहराना। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे फिर मरने का डर नहीं होता। उसको सिर्फ एक ही निश्चय होता है कि ये कार्य करना ही है, नहीं तो मरना है। इसलिए चाहे उसको मूर्खता कहो या बुद्धिमानी कहो, कुछ भी कह सकते हो, तो फिर वो पूरे संसार से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फल
उसे फल की क्या चिंता। जिसने सोच लिया है कि मरना ही है, मृत्यु ही उसका आखिरी लक्ष्य है, तो उसको फिर किसी भी प्रकार के फल की चिंता नहीं होती। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर, उसका जो फल होगा, जो भी परिणाम होगा, वो क्या होगा, दूसरी शक्ति, उस ईश्वर पर उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया कि उसका फल कुछ भी हो, मुझे नीचे जाकर चिट्ठियां निकालना है, मतलब निकालना है, उसका परिणाम कुछ भी हो, या तो मैं मरूं या फिर ईश्वर मुझे बचा ले। तो उस फल का जो परिणाम है, उस फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, मतलब उस शक्ति पर जिस पर हम विश्वास करते हैं, हमेशा उस ईश्वर पर विश्वास करते हैं हम हमेशा, जिस पर वो फल हमारा टिका हुआ होता है कि या तो हमें जिंदा रखे या मार डाले, या फल हमने ईश्वर पर छोड़ दिया, या इसका परिणाम जो भी हो ईश्वर पर, इस बात को हमने डाल दिया और बोल दिया कि बस इसका परिणाम कुछ भी हो, मुझे ये चिट्ठियां निकाल कर लाना है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया था, क्योंकि मैंने अपना जो निर्णय लिया था उसका फल अपने ईश्वर पर छोड़ दिया था और विषधर से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। पासा फेंक दिया था, जिस तरह से हम चौसर खेलते हैं ना, उसका पासा मैंने फेंक दिया था। अब चाहे उसमें 6 नंबर आए, 4 नंबर आए, 5 नंबर आए, हमारा घोड़ा आगे बढ़े या न बढ़े, ये ईश्वर पर निर्भर कर रहा था। पासा फेंक दिया था, मतलब उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था और चाल चलने के लिए तैयार हो गए थे, चाल चलनी थी उन्होंने। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। मतलब पासा फेंक दिया था, मतलब उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। अब चाहे हार हो चाहे जीत हो, उसमें हार ये थी कि या तो मौत होना है या सांप से लड़कर बाहर निकल आना है, कोई चिंता नहीं थी उनको। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। इतना आत्मविश्वास जरूर था उनको। अपने आप में विश्वास करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो अपने आप में काबू हमारा खत्म हो जाता है, हम अपने आप पर काबू नहीं पा सकते हैं और हम डर के कारण कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। लेकिन इस समय यदि हम आत्मविश्वास से काम लें, हमारे दृढ़ संकल्प से काम लें, तो जो कार्य हम नहीं कर पा सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो हमारा दृढ़ निश्चय पक्का होना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्हें अपने आप पर विश्वास था कि मैं डंडे से सांप को पहले मार दूंगा और चिट्ठियां उठा कर ले आऊंगा। सीधी सरल बात थी उनके दिमाग में, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी, और ये जो दृढ़ विश्वास था मेरा, उस दृढ़ विश्वास के कारण मैंने कुएं में घुसने की ठान ली थी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटा भाई रो रहा था मुझे देखकर कि भाई नीचे गया, मतलब सांप से लड़ना है उसको, या हो सकता है सांप उसको डस भी ले, तो उसे बहुत डर लग रहा था। 8 साल का बच्चा कितना सोचेगा, उसका दिमाग में सोचने समझने की क्षमता सिर्फ इतनी थी कि सांप एक खतरनाक प्राणी है और वो जहर उगलता है, और जहर उगलकर यदि डस लेता है तो मृत्यु हो जाती है। तो उसके दिमाग में यही बात थी और वो बार बार रो रहा था। मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वह शब्दों से नहीं कह पा रहा था कि मेरे भाई की मौत उसको नीचे बुला रही है, लेकिन वो शब्द से मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा था। रोने से ही उसके बात और उसकी भावनाओं को मैं समझ रहा था कि वो क्या कहने वाला है। इस समय यदि रोना और हंसना, कुछ कठिन परिस्थितियों में रोना हंसना यदि दोनों क्रियाएं ही होती हैं, तो व्यक्ति उसके हाव भाव से ही समझ जाता है कि वो सामने वाला क्या चाह रहा है। यदि किसी के दुख में तुम हंसोगे तो सामने वाला ये समझेगा कि इसको किसी प्रकार का दुख नहीं हो रहा, क्योंकि किसी के दुख में दुखी होना ये बहुत बड़ी भावना है, लेकिन उसके दुख में आप हंस रहे हो तो ये दुर्भावना कहलाती है। तो इस तरह से तुम्हारे भावनाओं से ही सामने वाले को तुम्हारी भावना और तुम्हारे विचारों के बारे में पता पड़ जाता है कि तुम्हारे दिल में क्या विचार चल रहे हैं। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, यद्यपि वह शब्दों से न कहता था। वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, मतलब पूरी तरह से वो सचेत होकर बैठा था। कौन? सांप। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। मतलब
वो जो सांप मेरा रास्ता देख रहा था, उसके लिए मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं थे, और मुझे क्या करना पड़ा, अपनी धोती उतारकर उसकी रस्सी बनानी पड़ी। तो उसके लिए उससे मुठभेड़ करना, मतलब उससे झगड़ा करना, उससे युद्ध करने के लिए मैं तैयार था, और उसके लिए मुझे धोती उतारकर रस्सी बनाने के लिए तैयार होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां। इस तरह से 5 धोतियां हमने तैयार की। 2 कानों में से निकाली, 2 पैरों से निकाली, और कानों पे भी वो धोती लपेट कर आए थे, पगड़ी जैसा बांध कर आए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड थी। अब तुम समझ सकते हो, कान हाथ पैर सब बंधे हुए थे उनके, ठंड से बचने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल उन चिट्ठियों को निकालने से था, क्योंकि चिट्ठियां यदि नहीं निकलती तो भाई साहब की मार बहुत जम के पड़ने वाली थी, और जिम्मेदारी का जो एहसास था उनको पूरी तरह से था। 11 साल की उम्र में भी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। समझ लीजिए कि उस वक्त व्यक्ति कितना समझदार होता था कि 11 साल की उम्र में उनको कितना आभास था किसी चीज का कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। इसके लिए उन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया था। तो इस तरह से 5 धोतियों को मिलाकर, और कुछ वहां पर पड़ी हुई रस्सियां थी जो कुएं के पास में कहीं रखी हुई थी, मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हो गई, और इस तरह से पूरी कुएं की गहराई तक काफी हो गई थी। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा ली। इस तरह से गांठें लगाई, एक दूसरे से इधर से मोड़कर इधर दूसरी से गांठ लगाई, और अच्छे से कस कर देखी कि अच्छे से इसकी गठान बंधी है या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम गठान बांधते हैं ना, तो वो फिसल जाती है और निकलकर अलग अलग हो जाती है। तो उसको भी अच्छे से कस कर हमने उसकी गठाने आजमा कर देख ली, खींच कर देखी, ताकि खुलेगी तो नहीं करके। एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी है या नहीं, मतलब उसमें जो गठाने पक्की पड़ी है या नहीं पड़ी है। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा, मतलब अपनी ओर से किसी प्रकार का धोखा हो, इस तरह का कोई काम नहीं रहने दिया हमने। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। एक सिरे पर डंडा बांध दिया ताकि उसमें थोड़ा सा वेट आ जाए, और वो धोती नीचे इस तरह से हवा में झूले नहीं। डंडे से क्या होगी, वो सीधी रहेगी। तो उसको डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है। चरसपुर टिकता है मतलब जब बैल पानी खींचते हैं ना, तो उसमें एक चमड़े का थैला लगा हुआ होता है, और वो चमड़े का थैला पानी में डालकर उससे पानी खींचा जाता है, और पानी वहां पर होज बना रहता है, उसमें डोल दिया जाता है, वो पानी नाली से बहकर खेत तक जाता है। तो उस खेत की सिंचाई होती है, उसको बोलते हैं चरस। चरस चलाने का एक चक्र टाइप होता है, जिसमें रस्सी पूरी की पूरी लपेटी जा सकती है। हाँ, बाहुबली में देखा होगा तुम लोगों ने। तो वो जो चरस खींचने का वो रहता है ना चक्र, उसके वहां तक पहुंचने की, जिस पर टिकता है वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, उसकी एक लकड़ी निकाल ली उन लोगों ने, के चारों ओर एक चक्कर देकर, और उन्होंने क्या किया, उसके चारों ओर एक चक्कर देकर उसको अच्छे से बांध दिया ताकि वो हिले ना, और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया, और उससे एक गांठ लगाकर रस्सी भी उसको भाई को पकड़ा दी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग की कड़ी करके बांध दिया। उसने क्या किया, ये जैसे कुआं है, टेढ़ा हो गया है ना, यहाँ पर इस तरह से वो लगा होता है, यहाँ से पानी खींचने के लिए वो चरस का थैला लगा रहता है। तो यहाँ पर एक लकड़ी उन्होंने क्या करी थी, ऐसी लगा दी, और यहाँ पर रस्सी और धोतियां बांध दी थी। तो इससे क्या हो रहा था, यहाँ अटक गई थी, और उसने भाई ने उसको पकड़ भी रखा था कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा इधर हिलने पर ये इधर से इधर खसक जाएगा, इधर हिलने पर इधर से इधर खसक जाए। तो भाई ने उसको कस के पकड़ रखा था। तो छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया, और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कह दिया। धोती को उससे बांधा
इससे और उसको अच्छे से कड़क तरीके से पकड़ने के लिए बोल दिया था। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा और धोती पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे वो। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। आश्वासन मतलब दिलासा दिलाना, ढांढस बंधाना, विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना कि मैं सिर्फ वहां नीचे पहुंचूंगा और सांप को मारूंगा और चिट्ठियां उठाकर ले आऊंगा। अब भाई रो रहा था तो उसको किस तरह से आश्वासन दिलाए, किस तरह से भरोसा दिलाए कि मैं वहां से चिट्ठियां किस तरह से लेकर आऊंगा, क्योंकि वो तो डर रहा था बहुत बुरी तरह से, और उसका डर खत्म करने के लिए वो विश्वास दिला रहे थे कि मैं जाऊंगा, नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा और चिट्ठियां लेकर आ जाऊंगा। और मुझे भी इतना विश्वास था अपने आप पर कि मैं उसको सांप को मार डालूंगा। क्यों? कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। इससे पहले मैंने क्या किया था? अनेक सांप मार डाले थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी, एक जरा सा विलेश मात्र भी भय, डर नहीं लग रहा था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। मतलब उसको मारना बाएं हाथ का खेल समझता था। बहुत ही आसान काम, बाएं हाथ का खेल यानी एक आसान काम समझता था। ये एक मुहावरा है, बाएं हाथ का खेल। तो ये इसका अर्थ होता है बहुत आसान काम होना। तो सांप मारने का काम वो पहले कर चुके थे, इसलिए उनको सांप मारना बहुत आसान लगता था। लेकिन ये काम यहाँ पर बहुत मुश्किल था। फिर भी उनको अपने आप पर विश्वास होने के कारण वो बोल रहे थे कि मैं सांप को जल्दी से मार दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, 3 फुट, गज यानी 3 फुट की दूरी। तो कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे को देखा। मतलब थोड़ी दूरी पर ऊपर था मैं, तब मैंने ध्यान से नीचे की ओर देखा। सांप यहाँ पर बैठा है ना, और वो उतरते उतरते थोड़ी सी ऊपर से उन्होंने जब नीचे देखा, कुआं क्योंकि कच्चा था तो उनको पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। जब पूरा कुआं कच्चा होता है तो वहां पर दृश्यता कम हो जाती है। दृश्यता मतलब दिखाई देना, तो दिखाई देना कम हो जाता था। और सांप भी काला और मिट्टी भी काली, इसलिए देखने में थोड़ी कठिनाई होती है। तब ध्यान से नीचे को देखा, अक्ल चकरा गई, चक्कर आने लगे। अक्ल में चक्कर आने लगे, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करना चाहिए। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। मतलब कि यहाँ पर बैठा था सांप, लेकिन इस तरह से वो लहरा रहा था। सिर्फ पूंछ पर ही उसने अपने आप को छोड़ रखा था। अब तुम यहां से देखोगे तो क्या होगा? बीच में आए तुम यहां तक और यहां से तुम देख रहे हो उसको। सांप तो पूरा फन निकालकर ऊपर तक तैयारी करके बैठा था कि कब ये आए और मैं इसको फन लगाऊं। सांप फन फैलाए धरातल से, धरातल मतलब इस जगह को हम धरातल कहते हैं, धरती का तला है ना। तो धरती के तले से ऊपर तक आ गया था, वो खड़ा था, है ना। धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था, इस तरह से पूरी तरह से डोल रहा था वो। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, सिर्फ पूंछ थी और पूंछ के समीप का भाग, एक भाग, इतना सा भाग उसका कहाँ था? सिर्फ धरती पर टिका हुआ था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आधा अग्रभाग उसका जो था, अग्रभाग यानी आगे का हिस्सा, किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था और यहाँ पर रस्सी जो आ रही थी उस पर क्या था? डंडा बंधा हुआ था। और यहाँ पर लेखक, तो वो क्या कर रहा था? नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था। और ये डंडा जैसे मैं उतरने लग रहा था तो एक इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था, बार बार वो डोल रहा था। वो डोलने की जो स्थिति थी वो सांप को समझ में आ रही थी। नीचे डंडा बंधा था, मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक यानी जो नुकसान पहुंचाए, घात करने वाला, मतलब वो बिल्कुल तैयार बैठा था कि कब मुझे ये टकराए और मैं इसको डसूं।
उसी तैयारी में बिल्कुल सतर्क होकर बैठ गया था, घातक स्थिति में था, चोट के आसन पर बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और पुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार। सपेरा क्या करता है, बीन बजाता है ना, तो जिधर जाएगा सपेरा उधर ही वो सांप भी उसकी फन फैलाकर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर वो सांप अपने फन फैलाकर बीन जिधर जाती है उधर वो अपनी फन को कर लेता है। उसी तरह से यहाँ पर भी वो फन फैलाकर लेखक की प्रतीक्षा में खड़ा था, फन फैलाकर खड़ा होता है और फुकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब विपक्षी, शत्रु, युद्ध लड़ने वाला, या क्या बोलेंगे उसको, दुश्मन, है ना, जो हमारे सामने खड़ा हो, युद्ध करने के लिए खड़ा हो या हमको मारने के लिए खड़ा हो, उसको हम शत्रु बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका प्रतिद्वंदी कौन था, सांप। मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था, मैं उससे थोड़ी सी दूरी पर धोती पकड़कर लटक रहा था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी, डेग से बंधी थी इस कारण से वो बीचों बीच लटक रही थी, और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। ये होती है धरातल, है ना। परिधि का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई चौड़ाई है उसके आसपास का जो हिस्सा है ये परिधि कहलाता है ना। और ये धरातल है, तो परिधि मतलब आसपास के हिस्से में ही उनको उतरना था, बीच में नहीं। बीच में यदि वो उतरते तो सांप वहीं उनको डस सकता था। तो उन्होंने क्या किया, मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था, यही कहीं पर उनको उतरना था। क्यों उतरना था, इसके माने थे सांप के 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, 1.5-2 फुट की दूरी पर पैर रखना था उनको, क्योंकि सांप कहीं पर भी उनके साथ धोखा कर सकता था, इसलिए कम से कम 1.5-2 फुट की दूरी बनाकर ही सांप से उतरना था। और इतनी दूरी सांप पैर रखते ही चोट करता, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट कर सकता था, मतलब थोड़ी सी दूरी पर यदि मैं उतरता तो सांप मुझे डस सकता था या चोट कर सकता था। कुआं इस तरह से क्यों बनाया है मैंने, क्योंकि कुएं की जो परिधि है नीचे तक जाकर कम हो जाती है, उसका जो व्यास कहेंगे या उसकी जो लंबाई चौड़ाई है ऊपर से नीचे की ओर कम होती। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, कच्चे कुएं का जो व्यास होता है बहुत कम होता है। सिर्फ खुदाई करके पानी निकाल कर छोड़ दिया जाता है, और ये कुआं जो था इसमें पानी नहीं निकला था, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ दिया था। इसमें पानी नहीं होने के कारण ये सूखा पड़ा था, और इसका व्यास बहुत कम था। बहुत कम होने के कारण उसकी और सांप की और उनकी लेखक की दूरी बहुत कम हो रही थी। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, व्यास का मतलब लंबाई चौड़ाई, ठीक है, जो मैंने बताया। और इसके आसपास को परिधि बोलते। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, नीचे वह 1.5 गज से अधिक नहीं होता। गज का मतलब 3 फुट या 36 इंच के बराबर, तो नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, और 4 फुट की दूरी पर मैं रह सकता था सिर्फ, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। वह भी उस स्थिति में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, और यदि वो मुझे डसना चाहता तो वो कैसी भी हालत में मेरे पास आ सकता था। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, परंतु मुझे क्या करना था, कुएं के बीच में उतरना था, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था, क्योंकि मेरा जो साधन था बीचों बीच लटक रहा था। और इस कारण से जब मैं कूदता वहां से ऊपर से यदि नीचे कूदता तो मेरी जो स्थिति जो थी वो यहाँ आकर रुकती, और सांप वहीं था, बहुत पास में आ जाता था। तब उन्होंने क्या किया, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, पर उतरना तो
था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब थक भी गए थे, ऊपर वापस चढ़ना और बिना चिट्ठियां लिए ये भी और अलग बुरी बात हो सकती थी, दूसरी बात हो सकती थी, इसलिए थकावट भी आ रही थी। इस कारण से अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, लेकिन अब तक मैं उसके सामने सामने था, अभी तक मैंने उसको पीठ नहीं दिखाई थी। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा और मैंने फिर सोच लिया कि नहीं, अब वापस ऊपर नहीं जाना है, मुझे नीचे ही जाना है, और फिर मैं धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मेरा पूरा कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्त होना इन्हें कंसंट्रेशन करना, कंसंट्रेट करना, स्थिर चित्त रखना, ध्यान रखना। तो जो मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। मतलब उतना ही मैं कंसंट्रेट कर रहा था, किस पर? सांप पर। मेरी जो निगाहें थी पूरी तरह से, पूरा ध्यान मेरा जो था एकाग्रचित्त होकर सांप की तरफ ही था, सांप की तरफ ही मेरी आंखें देख रही थी। मुझे एक सूझ यानी एक उपाय, तरीका, दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ बैठे हैं, इस तरह से ये रस्सी को पकड़ लिया है, तो इन्होंने क्या किया, इधर धक्का लगाकर यहाँ तक पैर अटका दिए। ठीक है, अब पैर यहाँ अटक गए हैं, तो अब क्या होगा, ब्रेक लगेगा थोड़ा सा, है ना। अब ये पोजीशन जो है समकोण की स्थिति दर्शा रही है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ बनेगा ना समकोण। समकोण मतलब समान, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हम जब बीच में होंगे और हमारे पैर उस तरफ टकराएंगे या इस तरफ टकराएंगे, तो उधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो समकोण में उन्होंने अपने आप को साध कर रखा। हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। जैसे दीवार पर उन्होंने पैर लगाए, कच्चा कुआं होने के कारण उसमें से मिट्टी थोड़ी सी खसकी, तो सांप के ऊपर गिरी और सांप ने झट से फूंक करके उस पर मुंह मार दिया। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और इतने में मेरे पैर भी डर के मारे दीवार से फिर से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही और मेरी टांगे मैंने ऊंची कर रखी थी और इधर उधर समकोण बनाए हुए मैं झूल रहा था। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया था और इससे मुझे एक तरीका जरूर आ गया था कि सांप की स्थिति कहाँ है और मैं किस तरह से इस जगह तक उतर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पैर जोर से टिकाऊंगा तो रस्सी इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा, कोने में हो जाऊंगा और दीवार को हल्का सा पकड़कर या दीवार को पुश करते हुए धीरे धीरे पैर रखकर नीचे की ओर आ सकता हूँ। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया और इतनी तरकीब करके मैंने धीरे धीरे पैर सटाए और एक झटके में उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो दूरी थी हमारी 1.5 गज की करीब थी। आंखें चार हुई, मतलब उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। शायद एक दूसरे ने पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा मतलब आंखों से सुनने वाला। अब आपको मालूम है कि ये आंखों से ही सुनता है, तो इसका मतलब उसकी जो गहरी आंखें, नजरें हैं, वो पूरी तरह से लेखक के ऊपर ही गड़ी हुई है और वो इतना सतर्क हो गया है कि किसी भी वक्त फुर्ती से, बिजली की फुर्ती से वो वार करने के लिए तैयार हो जाता है।
तो सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी और इन अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। मतलब सारा का सारा जोर मैंने आंखों पर लगाकर रखा था। मेरी सारी इंद्रियां, मतलब हमारी कितनी ज्ञान इंद्रियां? 6 सेंस जो है हमारे, वो सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे कहाँ काम कर रहे थे? सिर्फ देखने में, है ना। 6 सेंस बोलते हैं, 5 ही होते हैं वैसे। तो हमारी जो 5 इंद्रियां थी, सूंघना, चखना, देखना, स्पर्श करना, और एक हो गई 5, हो गई ना। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, ये 5 इंद्रियां हैं। तो ये 5 इंद्रियां एक ही जगह स्थिर हो गई। मतलब सारी शक्ति मैंने आंखों में ले ली थी और सारा कंसंट्रेशन मेरा आंखों पर था कि सांप किस वक्त मुझ पर वार कर सकता है। मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किशोर को आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी, मतलब कंसंट्रेशन उसी पर था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे क्या कर रहा है? हिप्नोटाइज कर रहा है ना। मोहिनी डालना मतलब हिप्नोटाइज करना। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। आकाश कुसुम का मतलब समझते हो? आकाश में खिलने वाला फूल। और जो उन्होंने सोचा था कि मैं सांप को मारकर नीचे जल्दी से चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाऊंगा, वह मेरी जो सोच थी वो आकाश कुसुम के समान थी। मतलब आकाश में फूल खिलाने के समान थी। आकाश में फूल खिलाना मतलब बहुत ही कठिन और मुश्किल काम। आकाश में कोई फूल नहीं खिलता है, तो बहुत ही मुश्किल और कठिन काम था ये। तो मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं कि मनुष्य का अनुमान, उन्होंने क्या अनुमान लगाया था कि मुझे नीचे उतरकर सांप को मारना है और जल्दी से चिट्ठियां उठाकर वापस लेकर आना है। तो ये अनुमान लगाया था, लेकिन भावी योजना यहाँ आकर उनको उससे जैसे ही साक्षात्कार हुआ, उनकी जो कल्पना थी वो पूरी तरह से दूरी दूसरी हो गई थी। मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई थी उनकी जो कल्पनाएं, और उनको उसी क्षण भावी योजना बनानी पड़ रही थी। क्योंकि जब सामने परिस्थितियां कठिन होती हैं तो हमें उसी क्षण निर्णय लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने उसी समय निर्णय लेने की भावी योजना मतलब आगे क्या करना है, कितनी जल्दी करना है, कितनी जल्दी से करके उसको खत्म करना है, ये भावी योजना उनको उसी क्षण बनानी थी। कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है। मतलब कभी कभी हमारी कल्पनाएं और भावी योजना यदि हमने बना रखी है तो कभी कभी मिथ्या साबित हो जाती हैं, क्योंकि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो रही थी। मतलब अब मुझे असंभव सा लग रहा था कि मेरी चिट्ठियां मुझे मिलेगी भी या नहीं। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। अब यहाँ पर सगरी स्थिति आ गई, सगरी जगह आ गई, तो डंडा ही नहीं चला पा रहे थे, तो मारते कैसे उसको?